गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का, जिसे आप संपादकीय एडिटोरियल के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को सही तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, जो आज का विषय है काफ़ी संवेदनशील है। पिछले कई सालों से जिस तरह से पाकिस्तान हमारे भारत जैसे देश को हमारे ही लोगों के द्वारा लड़वा रहा है, या फिर आए दिन एक नए चेहरे, जिसे हम आतंकवादी के नाम से जानते हैं, वो हमारे देश में भेजता रहता है और तमाम जगहों पर जिस प्रकार से सिलसिलेवार तरीके से बम विस्फोट करता रहता है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। और दोस्तों, और किस प्रकार से वह खालिस्तानी जो हैं उनके हाथों में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। जिस तरह से वो सिखाता है कि कैसे बम को फोड़ा जाए, कैसे मानव बम बनाया जाए, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें पूरी तरह से जो फल फूल रहे हैं, वो पाकिस्तान के हाथ में खालिस्तानी हैं। खालिस्तानी दोस्तों, आपको पता होगा, एक उग्र संगठन है जिनका उद्देश्य ही आतंकवादियों की तरह होता है। तो चलते हैं आगे, और लिखा है दिव्य कुमार सूती जी ने। कृषि कानूनों के विरोध की आड़ में खालिस्तानी तत्वों का सक्रिय होना चिंताजनक है। यह चिंता तब से और बड़ी है जब से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि इस आंदोलन में प्रतिबंधित खालिस्तानी तत्वों ने घुसपैठ कर ली है। उन्होंने यह बात तब कही जब कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने यह आरोप लगाया कि सिख फॉर जस्टिस नामक प्रतिबंधित संगठन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से हलफनामा पेश करने को कहा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभी तक तो बस एक शंका जताई जा रही थी कि ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कहीं न कहीं किसानों का जो मंच है वो कई अन्य अराजक तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से और जिस वजह से हमारे देश का जो किसान है, जो कुछ लोग हैं वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वो दोस्तों पूरी तरह से गुमराह हो गए हैं और खालिस्तानी और अन्य अराजक तत्वों के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं। आखिर क्या वजह कि सुप्रीम कोर्ट को इसे हलफनामे में कहना पड़ा? क्योंकि दोस्तों, सारी चीज़ें खुली किताबों की तरह हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको शायद वो घटना याद होगा, जब सीए का विरोध चल रहा था, उसके बाद ताहिर और तमाम जो कुछ लोग हैं जिनका उद्देश्य ही था कि इस सीए के माध्यम से दिल्ली को जला देना, दिल्ली को दहला देना, एक बार फिर एक इतिहास बना देना कि किस प्रकार से फिर दिल्ली में एक बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। तो मैं नहीं कहता हूँ कि जो सीए का विरोध कर रहे थे वो गलत थे, वो हिंसक प्रवृत्ति के थे, वो अराजक थे। नहीं दोस्तों, उसमें सही लोग थे, पर बिना किसी प्रकार का विचार विमर्श किए किसी दूसरे बंदे को आप अपने जैसे ही संगठन में मिलाए। आपको पता नहीं है वो किस पृष्ठभूमि का है, वो किस एसोसिएशन से है, वो तो अपना अलग उद्देश्य निकालेगा वहाँ से। कल मैं एक मूवी देख रहा था, कागज़, पंकज त्रिपाठी जी की है, देखिएगा आप लोग, उसमें कितना बढ़िया दिखाया गया, और वो एक रियल कहानी है आजमगढ़ के, चूँकि मैं खुद आजमगढ़ रहने वाला हूँ, खलीलाबाद की कहानी है। तो उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारी गण हैं, छोटी मोटी रकमों पैसों की वजह से फेरबदल कर देते हैं। एक जीवित व्यक्ति को कागज़ में किस प्रकार से मार देते हैं, उसके बाद जो उसके सामने मुसीबतें खड़ी होती, पर वो बंदा सामना करता है उन मुसीबतों का तकरीबन 20 साल, डट के मुकाबला करता है उस समस्याओं का, और आखिरी में उस समस्या से लड़कर जीतता है। पर दोस्तों, उसमें थोड़ा सा दिखाया गया, जब वो आंदोलन कर रहा था तो कुछ लोग उस आंदोलन को गुमराह करने के लिए, उस व्यक्ति को जो पंकज त्रिपाठी थे उनको बदनाम करने के लिए उस संगठन में मिल जाते हैं और हिंसक कार्य करने लगते हैं। तो यही होता है, जो हमारे देश से ईर्ष्या रखते हैं, या फिर जो बीजेपी या अन्य राजनीतिक पार्टियों से जो ईर्ष्या रखते हैं, उनका तो यही उद्देश्य है ना कि इन राजनीतिक पार्टियों को क्रिटिसाइज हो, उसके बाद हमारी सत्ता आए। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पता नहीं हलफनामे में क्या होगा, लेकिन यह एक तथ्य है कि बीते करीब 50 दिनों में खालिस्तानी तत्व किसानों के बीच घुसपैठ करते दिखे हैं। इसके अलावा दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच खालिस्तानियों ने कई देशों में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया है। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी तत्वों की नए सिरे से सक्रियता इसलिए चिंता का कारण है क्योंकि विभिन्न देशों में उनकी गतिविधियां पहले से जारी हैं।
खालिस्तानी तत्वों को खाद पानी देने का काम पाकिस्तान ही कर रहा है। पाकिस्तान की सर पर एक अरसे से कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में बैठे खालिस्तानी तत्व इंटरनेट मीडिया पर 2020 में अलग खालिस्तान की मांग को लेकर जनमत संग्रह करने का अभियान चला रहे थे। आप देख सकते हैं कि दोस्तों किस प्रकार से जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं वो एक अलग राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं भारत जैसे देश में, जो कि बेहद गलत है। और ये पूरी तरह से किसकी सह पर हो रहा है, इन्हें खाद पानी कौन दे रहा है? तो दोस्तों हमारे देश के जो शत्रु राष्ट्र हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, वो इन्हें खाद पानी दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, उकसाने की राजनीति कर रहे हैं। अन्यथा ये इस तरह की विचारधारा में कभी नहीं आते। इसमें अन्य उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उनकी गतिविधियां अब भी जारी है। खालिस्तानी विदेश में रहकर पंजाब में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने का काम करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब में आतंकी गतिविधियों के मामले में आतंकी गुरपवत सिंह पन्नू समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसके अलावा हाल ही में दुबई से डिपोर्ट किए गए खालिस्तानी आतंकी सुखी बिकरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करता था। ऐसे कुछ तत्व ब्रिटेन और कनाडा में भी हैं, उन पर पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं पर हमले करने का आरोप है। तो दोस्तों जो NIA का रिपोर्ट है, जो एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, अब उसकी रिपोर्ट को तो आप गलत नहीं बता सकते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करेगी कि अपने ही देश के लोगों को आतंकी, खालिस्तानी जैसे शब्दों के साथ उसे अलंकृत करेगी? तो दोस्तों कहीं न कहीं ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, तथ्यों के साथ में ये भी लोग को ज्ञान हो चुका है। ये कुछ अराजक तत्व हैं जो भारत जैसे देश को पूरी तरह से उस गर्त में ढकेलना चाहते हैं जहाँ पे भारत जैसे देश को नहीं होना चाहिए, जहाँ एक चिंता का विषय है। ऐसे में क्या है दोस्तों, आप किसी प्रकार का भी आंदोलन करें पर एक उद्देश्य उसका होना चाहिए, शांतिमय तरीके से होना चाहिए। उसका जो कहने का तरीका हो हिंसक ना हो, एक पोलाइटली हो, विनम्रता हो उसमें। खालिस्तानियों का पाकिस्तान से पुराना गठजोड़ है। खालिस्तानी यह देखने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान में किस तरह सिख लड़कियों को उसी तरह अगवा किया जा रहा है जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि खालिस्तानी उस पाकिस्तान की कठपुतली बने हुए हैं जहां सिखों का जीना मुहाल है। वे उस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में सताए गए हिंदुओं और सिखों को नागरिकता देने का प्रावधान रखता है। तो यदि जो भी सिख समुदाय से लोग हैं और स्पेशली जो खालिस्तान जैसे कट्टरपंथी तत्वों इंसानों को बढ़ावा देते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, यदि आप सोचते हैं कि जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, उनकी बहु बेटियों का जबरन बलात्कार हो रहा है, जबरन उनका निकाह हो रहा है, जबरन उनका धर्मांतरण बदल रहा है, ये मात्र हिंदुओं में है तो आप गलत हैं। ये सिख लड़कियों के साथ भी है। इसीलिए जो CA का मेन उद्देश्य था उसमें आपका सिख धर्म भी पहले से सम्मिलित था। खालिस्तान समर्थकों के वैचारिक दिवालियापन के ऐसे तमाम उदाहरण हैं। पाकिस्तान ने भारत से घृणा के चलते अपनी एक मिसाइल का नाम अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा है। जी हाँ दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली, आपने इनके बारे में जानते होंगे। अब्दाली ने 18वीं शताब्दी में भारत पर कई हमले कर भीषण संहार को अंजाम दिया था। इनमें मथुरा, वृंदावन, अमृतसर में किए गए जनसंहार भी शामिल है। अब्दाली ने स्वर्ण मंदिर को 2 बार गिराया और पवित्र अमृत सरोवर को गायों को काट कर भरा। सोचिए, इतनी गंदी मानसिकता, धर्म के प्रति इतनी कुत्सित मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को ये किस प्रकार से भारत जैसे देश को नीचा दिखाने के लिए, जलाने के लिए अपने मिसाइल का नाम अहमद शाह अब्दाली रखते हैं, जो भारत में तमाम हिंदू धार्मिक स्थलों, हिंदू बेटी बहुओं को उसने लूटा, मारा, काटा खुलेआम। 5 फरवरी 1762 को अब्दाली ने हजारों की संख्या में सिखों का नरसंहार कराया, जिसमें अधिकतर स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध थे। यह पंजाब के इतिहास में वड्डा वल्लूघारा के नाम से जाना जाता है। यह शर्म की बात है कि खालिस्तानी इसी अब्दाली को अपना राष्ट्रीय नायक मानने वाले पाकिस्तान से हाथ मिलाए हुए हैं और उसकी कठपुतली बने हुए हैं। दरअसल इस रोग की जड़ें कहीं अधिक गहरी और पुरानी हैं। अंग्रेजों ने जब बांटो और राज करो की नीति को लागू किया तो भारतीय समाज में तरह तरह से फूट डालने के प्रयास किए। ये सिर्फ आपको पता है दोस्तों, जो अंग्रेज आए हमारे भारत जैसे देश में, पहले जो उनका उद्देश्य था व्यापार करने का था। व्यापार का लालच के माध्यम से धीरे धीरे यहाँ पे
अपनी पैठ बनाने लगे। उसके बाद उन्होंने एक और पॉलिटिक्स खेला, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, मतलब फूट डालो और राज्य करो। और उसमें वो सफल भी हुए, क्योंकि जो हम भारतीय थे ना, भारतीय किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे कहा जा रहा था कि इतिहास में जब पढ़ाया जाता कि हमारा समाज बहुत ही सभ्य था, हमारा समाज ये था, ज्ञानी था, पर ऐसे दुराचारियों के स्वभाव को क्यों नहीं पढ़ पाए, क्यों नहीं समझ पाए, उनके उद्देश्यों को जान पाए। ये प्रयास सिर्फ राजनीतिक नहीं थे बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी थे। इसके भारतीय जनमानस पर दूरगामी प्रभाव हुए। सिखों को हिंदू समाज के विरुद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने एक ईसाई पादरी सर जॉन आर्थर मैकालिफे को सिख इतिहास लिखने के काम पर लगाया। मैकालिफे ने सिखों में सुनियोजित तरीके से भ्रांति फैलाई कि सिख दर्शन दरअसल इब्राहिमी धर्मों जैसे इस्लाम और ईसाइयत के अधिक करीब हैं, न कि हिंदू धर्म के। यह इसलिए किया गया ताकि सिखों का अंग्रेजीकरण करके उन्होंने ईसाइयों मुसलमानों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया जा सके। 1857 के बाद ब्रिटिश आकलन का यह था कि अगर भविष्य में भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज की ओर से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह होता है तो उसे कुचलने के लिए सिख और मुस्लिम दस्तों का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि इन छोटे अल्पसंख्यक समुदायों से ब्रिटिश सेना अकेले भी निपट सकती है। इस ब्रिटिश चालबाजी के चलते सिख समुदाय को बड़ा झटका 1947 में लगा, जब मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के साथ साथ सिख समुदाय का भी भीषण नरसंहार किया और पश्चिमी पंजाब से लाखों की संख्या में सिखों को सब कुछ छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस जनसंहार और मानवीय त्रासदी की कहानी 1950 में खुद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन द पंजाब 1947 के नाम से प्रकाशित कर चुका है। आज वह राजनीति दूसरी तरह से जारी है, जिसके तहत सिखों को हिंदू समाज से लड़ाकर भारत के विरोध में खड़ा करने के काम में तमाम वामपंथी और इस्लामी कट्टरपंथी लगे हैं। आज़ादी के पहले सिखों और हिंदुओं के बीच खाई खोदने का काम ब्रिटिश साम्राज्य की आयु लंबी करने के लिए किया गया था। वर्तमान में यह भारत की एक महाशक्ति के रूप में उभार को रोकने के लिए किया जा रहा है। किसान नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए कि किसान आंदोलन में खालिस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं, क्यों इस आंदोलन में कुछ लोग जब तब भिंडरवाले के पोस्टर बैनर लिए हुए दिख जाते हैं। पाकिस्तान के मंत्री ऐसे तत्वों का समर्थन क्यों दे रहे हैं? क्या इसलिए कि भारत सरकार पंजाब के हिस्से के पानी को खालिस्तान की ओर जाने से रोकने की बात कर रही है? सवाल यह कि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों के अचानक खेती में क्या दिलचस्पी जगी है? तो दोस्तों, भारत को जिस तरह से भारत के अंदर ही के लोगों ने काटने का प्रयास किया है वो पूरी दुनिया जान चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।